हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आपका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसका नाम है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी जो है वो किस तरीके से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जितने भी शैक्षिक पाठ्यक्रम हैं इसमें इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। डीएड स्पेशल एजुकेशन और बैचलर इन स्पेशल एजुकेशन या फिर जनरल एजुकेशन हो, हर जगह इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स, और जो शिक्षा मनोविज्ञान हम जो पढ़ते हैं इसके जनक है थॉर्नडाइक। तो विलियम जेम्स ने सिर्फ मनोविज्ञान की उत्पत्ति करी है, और जो इसके अलावा जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो थॉर्नडाइक की देन है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ जान लेते हैं। मनोविज्ञान जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये साइकोलॉजी हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइचे प्लस लोगोस से बना है। साइचे का अर्थ होता है मन आत्मा, तथा लोगोस का अर्थ होता है करना या अध्ययन करना। यानी कि हम किसी भी मनुष्य के मन और आत्मा का जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो होती है इसमें हर एक बात का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि मानव किस वातावरण में सीखता है, वो कैसे क्या क्रियाकलाप करता है, कैसे वो अपने जीवन को प्रभावी बनाता है। इसके अलावा शिक्षा की अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, तो इसके अंदर शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं जैसे कि शिक्षण विधि हो गई, पाठ्यक्रम हो गया, मूल्यांकन है, अनुशासन, इन सब को मनोविज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और जब तक हम मनोविज्ञान के बारे में नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तब तक हम किसी भी मनुष्य के को नहीं समझ सकते हैं। और एक बच्चे को पढ़ाने के लिए इसको हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो होता क्या है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसके जनक थॉर्नडाइक है। तो मनोविज्ञान जो है उसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो भी हम जितने भी सारे व्यवहार करते हैं वो सब हमारे मनोविज्ञान में आता है। ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी विद्यालय या विश्वविद्यालय जो है उसमें जोर पकड़ता जा रहा है, और इसका व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ही भली भांति से प्रयोग किया जाने लगा है। क्योंकि आजकल के टाइम में जब तक हम किसी के मस्तिष्क को नहीं पढ़ेंगे कि अगर किसी ने कुछ किया तो किस लिए किया, तब तक हम शिक्षा के अंदर अच्छे तरीके से एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। एक बच्चे के मन को समझना बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के लिए। इसलिए जितने भी शैक्षणिक पाठ्यक्रम होते हैं उसमें मनोविज्ञान पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मनोविज्ञान जो है इसमें इंजीनियरिंग गणित का अध्ययन दो पहलुओं या पक्षों में अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार मनोविज्ञान को भी दो भागों में बांटा जाता है। जैसे कि मैथ पढ़ते हैं उसी तरीके से इसमें भी मनोविज्ञान जो है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। तो मनोविज्ञान के दो भाग हैं। पहला है सैद्धांतिक मनोविज्ञान, दूसरा है वैज्ञानिक मनोविज्ञान। सिद्धांत, इसके अंदर सारे सिद्धांत आ जाते हैं, जितने भी नियम बने हुए हैं, और व्यवहार जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में जो भी व्यवहार करते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो व्यवहारिक मनोविज्ञान है वो क्या होता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान जो है इसका कार्यक्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि इतने बड़े मतलब मनोविज्ञान हर एक क्षेत्र में हमें मिल जाएगा। और व्यवहारिक मनोविज्ञान जो है, क्योंकि हर एक मनुष्य को हमें समझना है, इसलिए व्यवहारिक मनोविज्ञान को 5 भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें पहला आता है औद्योगिक मनोविज्ञान, यानी कि जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें किस तरीके से वहाँ पे वो लोग सोचते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट को निकालते हैं, कैसे उनको क्या करना होता है, वो सब भी मनोविज्ञान के अंदर आता है। ये औद्योगिक मनोविज्ञान है। दूसरा होता है अपराध मनोविज्ञान। कोई भी व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है तो उसने क्या सोच के उस क्राइम को किया, किस वजह से वो क्राइम कर रहा है, या फिर क्या उसके पीछे क्या परिस्थितियाँ रही होगी, या फिर जो अपराधी होते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो क्योंकि अपराध को अगर हमें ख़त्म करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वो जो अपराध किया गया वो किन परिस्थितियों में किया गया है। तो इसलिए मनोविज्ञान का दूसरी जो शाखा है वो आती है अपराध मनोविज्ञान। तीसरा है चिकित्सकीय मनोविज्ञान। जैसे कि जो जितने भी हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं वहाँ पे
जो मेंटल पेशेंट जो होते हैं, जिनको दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले उनको भी चिकित्सकीय मनोविज्ञान की ज़रूरत होती है कि वो आखिर किस वजह से हुआ, क्या रीज़न है उस चीज़ के होने के। फोर्थ इसमें आता है सैन्य मनोविज्ञान, कि एक जो सैनिक है वो अपने क्षेत्र में किस तरीके से कार्य करेगा, किस तरीके से वो क्या रणनीतियाँ अपनाएगा, अगर वो युद्ध करने की रीति है तो क्या करेगा, युद्ध होने से पहले अगर हम कुछ भी सुलह कर लेते हैं या फिर कोई और रणनीति अपनाते हैं तो किस तरीके से होती है, तो ये सैन्य मनोविज्ञान के अंदर आता है। फिफ्थ इसके अंदर आता है शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसको हम ज़्यादा अभी इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जितने भी स्कूल कॉलेज हम देखते हैं, उसमें शैक्षणिक मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए जब तक हम उसके मस्तिष्क को नहीं पढ़ेंगे कि बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है या फिर हम कैसे उसको अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, तब तक हम बच्चे को इफ़ेक्टिव एजुकेशन जो है वो नहीं दे सकते। इसलिए शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है एक शिक्षक के लिए। तो हम यहाँ पे शैक्षणिक मनोविज्ञान पर ही ज़्यादा जोर देंगे क्योंकि ये हमारी फील्ड से आता है। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम एवं क्रियाविधि आदि को शिक्षा के क्षेत्र में काम में लाने का प्रयत्न किया जाता है। तो व्यवहार में जो भी हम चीज़ें ला रहे हैं, नियम होते हैं, उसमें सारे काम हम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में हम लाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम मनोविज्ञान को जब शिक्षा में डाल देते हैं तो हम कैसे अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है ये ऐसा विषय है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है कि वो किस तरीके से पढ़ेगा, किस तरीके से उसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ पे देखा जाता है। उसी तरीके से स्किनर कहते हैं यहाँ पे कि शैक्षिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यानी कि जो शिक्षा हम दे रहे हैं और जो सिखा रहे हैं उसके अंदर जितने भी सारे व्यवहार हम करेंगे वो सारे के सारे मनोविज्ञान के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से क्रो एंड क्रो ये बोलते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के संबंधित अनुभव एवं वर्णन की व्याख्या करता है, यानी कि मनुष्य जब से जन्म लेता है तब और या फिर जब तक वो बूढ़ा हो जाता है तब तक वो जो भी सीखता है वो सारी के सारा मनोविज्ञान के अंदर आ जाता है और उसी को हम अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान के अंदर। शिक्षा और शैक्षिक मनोविज्ञान, अब यहाँ पे इन दोनों में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि शिक्षा और शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या संबंध है। तो शिक्षा अपने आप में सभी प्रकार के विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का साधन है, क्योंकि शिक्षा से ही हम अपने समाज को बदल सकते हैं, समाज में अच्छी सोच ला सकते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में उचित परिवर्तन कर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। तो छात्रों के अंदर जो भी सारी कमियां होती है, एक शिक्षक उन चीज़ों को ढूंढकर, उन चीज़ों को देखकर हर एक छात्र को ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि वो अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर पाए और वो जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से अपनी उपलब्धियों को दर्शा पाए। तो इस तरीके से छात्रों के व्यवहार जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं शिक्षक कोशिश करता है कि वो अच्छा इंसान बने, उसके व्यवहार में परिवर्तन आए, उसका व्यक्तित्व पूरे अच्छे तरीके से हो जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसा कि पील महोदय ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान अध्यापक को उसके अपने छात्र के विकास को समझने, उसकी क्षमताओं और सीमाओं और विस्तार को जानने, उसके सीखने और की प्रक्रियाओं को अवगत कराने में सहायता करता है। तो पील महोदय भी यही कहते हैं कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है, एक अध्यापक अपने छात्र के विकास को समझता है कि किस तरीके से बच्चा ग्रोथ कर रहा है, किस तरीके से वो समझ रहा है, अगर वो नहीं समझ रहा है तो क्या रीज़न है उसके पीछे और उसके सीखने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। अगर बच्चा एक मेथड से नहीं सीख रहा है तो उसको किसी दूसरे मेथड से कैसे सिखाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मनोविज्ञान के अंदर आती हैं। मनोविज्ञान की प्रकृति सर्वसम्मत से शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा का विज्ञान माना जाता है, यानी कि शिक्षा एक विज्ञान है जिसके अंदर सभी मनोविज्ञान को इस्तेमाल करके अपने मन वांछित फल जो है वो पा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इसकी प्रकृति विज्ञानमय मानने का संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है एक विज्ञान ही है। शिक्षा और शिक्षा दर्शन से इसके आपसी संबंधों द्वारा भी इस बात की पुष्टि होती है कि इसकी प्रकृति को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि शिक्षा और शिक्षा दर्शन जो है वो एक बहुत ही बड़ा लेवल हो जाता है, जिसके अंदर मतलब शिक्षा से बहुत ही आगे जाके सोचा जाता है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे उसका रिज़ल्ट होगा, या फिर कैसे हम उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। तो जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो ज़्यादा हम ये समझ पाते हैं कि जो शिक्षा की प्रकृति है वो कैसी होगी, जो हम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस तरीके से होगी। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक शाखाओं में से एक है। जो भी हम बिहेवियर अपनाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो सब क्योंकि मनोविज्ञान की एक शाखा ही है व्यवहारात्मक शाखा, तो शिक्षा मनोविज्ञान उसी के अंदर ही आता है। मनोविज्ञान के सिद्धांत, नियम, विधियों का उपयोग करके विद्यार्थियों के अनुभवों एवं व्यवहार का अध्ययन करने में सहायक है। तो मनोविज्ञान के अंदर हम बहुत सारी विधियां अपनाते हैं, जिसके अंदर एक जो छात्र है या विद्यार्थी है उसके अनुभवों को देखते हैं, उसका वो कैसा बिहेवियर है उसका क्लासरूम में, या कैसा वो किस तरीके से है वो बच्चा, तो उसका अध्ययन करने में मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक शिक्षक के लिए इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत आवश्यक हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि मनोविज्ञान में जो विज्ञान लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है। तो सामान्यतः किसी विज्ञान को विज्ञान का दर्जा दिया जा सकता है अगर वो विषय निम्नलिखित विशेषताएं रखता है। यानी कि अगर हम किसी को विज्ञान बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि पहला, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उसके पास तथ्यों का ऐसा भंडार है जिसमें सर्वमान्य सिद्धांत नियम के माध्यम से पुष्टि की जा सके। यानी कि ऐसे तथ्य होने चाहिए कि जो उसके सिद्धांत हैं वो इस तरीके से वो नियमों को वहाँ पे अप्लाई किया जा सके कि उसके नियम जो है वहाँ पे वो सफल हो जाए, और किसी भी तरीके की वहाँ पे शंका ना हो कि हमने कुछ गलत तरीका अपनाया या फिर गलत वहाँ पे काम किया है। यानी कि उसका जो रिज़ल्ट है वो एक जैसा आना चाहिए। दूसरा, इसमें सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। यानी कि जो भी सत्य होता है उसी को ही इसमें ढूंढा जाता है, जिसका मत रूढ़िवादिता, सुनी सुनाई बातों पर, अंधविश्वास पर ना हो। यानी कि विज्ञान ऐसी चीज़ को हम बोल सकते हैं जो एक रिजिड ना हो, यानी कि किसी एक चीज़ को अपनाने वाला ना हो, वो समय के अनुसार बदलता हो। हम पुरानी रीतियों को लेकर ना चलें, हम नई रीतियों को उसके अंदर जोड़ने की कोशिश करें, या फिर सुनी सुनाई जो बातें सिर्फ उस पर ही ना हो, अंधविश्वास ना हो, उसको हम विज्ञान बोलते हैं। चौथा इसमें आता है जिसमें अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि इसके अंदर साइंटिफिक जो मेथड है उसको हम यूज़ करते हैं, ताकि इसको हम एक रिसर्च करके भी बता सके कि एक मनुष्य के अंदर अगर कोई चीज़ है तो वो क्यों है, किस वजह से है, इसलिए हम इसको विज्ञान बोल सकते हैं। अब है शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम उसके विषय क्षेत्र को देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो किसी भी विषय क्षेत्र का विस्तार एवं सीमाओं को आंकने से पहले निम्न प्रश्नों का उत्तर देना सार्थक होगा। जैसे कि पहला इसमें आता है कि इसमें अपने कार्यक्षेत्र में सीमाएं कहाँ तक है, यानी कि जो लिमिट है वो कितनी है, इसके अध्ययन में क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम कितनी उसको कर सकते हैं, उसके लिमिटेशन क्या है, मनोविज्ञान के अंदर यह आना चाहिए। अथवा इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में क्या क्या सामग्रियाँ होनी चाहिए, तब हम शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र को बता सकते हैं। दूसरा इसमें आता है शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षार्थी के केवल शैक्षिक परिस्थितियों में घटित व्यवहार के अध्ययन से अपने आप को संबंधित रखता है। इनकी जो जितनी भी हमारी शैक्षिक परिस्थितियाँ हैं, इसमें जो भी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं उससे ही अपने आप को संबंधित रखता है और उन चीज़ों को लेकर चलता है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपने आप को सीखने की प्रक्रिया और अध्ययन अध्यापन में इसके द्वारा सभी समस्याओं को हल करने एवं संबंधित व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। तो जो भी शैक्षिक मनोविज्ञान है, इसमें अगर एक स्टूडेंट के सामने कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करी जाती है, उसको दूर करने की कोशिश करी जाती है, ताकि उसको कोई भी परेशानी ना हो। एक व्यक्ति जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि जब तक हम उसके माइंड को पढ़ेंगे नहीं, वो क्या व्यवहार अपना रहा है, किस तरीके से उसका तरीका है, तब तक हम उन चीज़ों को लेकर नहीं जा सकते। तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और मनोविज्ञान में
के क्षेत्र जो हैं वो भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम हो गया, उसका भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसका माइंड कैसे डेवलप हुआ है, उसकी बॉडी सही से वृद्धि उसके अंदर हुई है या नहीं हुई, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती, क्योंकि व्यक्ति जो हैं वो सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग उनके जो, क्योंकि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है, सबका सोचना भी अलग होता है, तो ये भी उसके अंदर प्रभाव डालता है। या फिर विशिष्ट बालक है कोई, उसको कौन कौन सी आवश्यकताएं होंगी, मनोविज्ञान के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं। अधिगम की प्रक्रिया भी हम इसके अंदर देखते हैं कि कैसे वो सीख रहा है, उसका प्रोसेस क्या है। पाठ्यक्रम निर्माण कैसे करेंगे, क्योंकि एक बच्चे को देखकर ही पाठ्यक्रम बनाया जाता है कि वो बच्चा कितना सीख सकता है, कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, या फिर उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। तो ज़्यादा बहुत तेज बच्चा होगा, जो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी सीख लेते हैं, वहीं पे जो मोरॉन चाइल्ड होते हैं वो नहीं सीख पाते। तो उन्हीं के हिसाब से हमें उस पाठ्यक्रम को भी निर्धारित करना होगा कि उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। वहीं पर जो उनके लिए हम शिक्षण विधि अपना रहे हैं वो भी अलग अलग होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को देखने के लिए भी मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब तक एक शिक्षक को नहीं पता होगा कि हमें बच्चों पे कौन सी चीज़ कब अप्लाई करनी है, तब तक जो हमारी टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है, और हम ना ही मेज़रमेंट कर पाएंगे, ना ही इवैल्यूएशन कर पाएंगे उस बच्चे का। तो इस तरीके से जो मनोविज्ञान है उसको हम इसके अंदर लेकर चलते हैं। तो ये टॉपिक बस इतना ही है। तो अगर आपको हमारा ये जो टॉपिक है हमारा अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।